दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सीरीज जो चल रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो करीब हम 70 लेक्चर्स के आसपास जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं वो पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करें। जब तक आप 70 लेक्चर पे आओगे तब तक ये सीरीज कंप्लीट भी हो जाएगी। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो बैंकिंग सीरीज चल रही है। बैंकिंग सीरीज के अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसीज पे चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट 4 लेक्चर या 5 लेक्चर्स में अगर हम बात करें तो हमने डायरेक्ट जो उसके टूल्स को उसको समझने की जो कोशिश करी थी, जिसमें हम CRR SLR को काफी ज्यादा डिटेल के अंदर हमने समझाया था। ये रीफाइनेंस फैसिलिटी इसको हम मेंस पर्सपेक्टिव के साथ समझाएंगे आने वाले टाइम में। फिर क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर ही हमने इनडायरेक्ट को तौर पे अगर हम बात करें तो जिसमें हम आज हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिफ्रेशिएट भी करेंगे, इसको इस कंसेप्ट को समझेंगे भी, साथ में इसके टॉपिक वाइज MCQs भी थोड़ा सा समझने की जो कोशिश करेंगे। इसके बाद इस सीरीज के बाद मेरी एक किताब आएगी दोस्तों, जिसपे मैं इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशंस के साथ मैं आपको लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी दूंगा, आप उसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आज हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को काफी ज्यादा डिटेल के अंदर समझेंगे, जिसमें CRR और SLR को मैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पहले ही मैं आपको, और साथ में NTDL जो है उसको भी मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर, उससे आप पहली वीडियो को देखें। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जिसमें मौद्रिक उपाय के अंदर रेपो रेट जो रिवर्स जिसको रेपो रेट कहते हैं, जिसको इनडायरेक्टली फैक्ट के हिसाब से हम समझते हैं। देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब RBI बैंक को लोन देता है, बैंक को मान लो शॉर्ट टर्म जो है लोन देता है। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं 13 दिन 15, वो हमारे लिए काम करनी है। हमारे लिए ये काम करके जब RBI जब कमर्शियल बैंक को जब लोन प्रोवाइड कराए, यानी कि आप इस अगर आप इस सिंबल को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस इसके आगे लोन रख दो कि जब कमर्शियल बैंक को जब पैसे की फंडिंग्स जब कम पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्वेश्चन ये भी है। देखो आपको पता होगा दोस्तों, डेली बेसिस पे आपको पता होगा कि बैलेंस शीट को टैली किया जाता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डेबिट और क्रेडिट, जितना डेबिट का उतना क्रेडिट मतलब करके उसको एक तरह से दिखाया जाता है। तो जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम जब मैच नहीं होती है तो उसके उसके बिहाफ पे कमर्शियल बैंक जो होता है RBI के पास जाते हैं, और RBI इनको जो है अगर बात करें रेपो रेट के थ्रू जो है उनको चार्ज करता है, मतलब पैसा तो देता है लेकिन चार्ज भी करता है। यानी कि हमें यह पता चला कि रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो RBI है, ठीक है। धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंक को पैसा जो जब वह उधार जो है देता है, राइट। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI से बैंकों को जो एक तरह से कर्ज मिलता है। यानी कि आप ऐसा मान के चलें कि रेपो रेट के थ्रू RBI से जो कमर्शियल बैंक को कर्ज एक तरह से मिलता है, राइट। तो रेपो रेट में अगर बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों के लिए उधार लेने की लागत जो है बढ़ जाती है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बुक में सब कुछ है, तो आप मेरे पास क्यों देख रहे हैं, मेरे लिए आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे फिर। तो पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों के उधार लेने की लागत जो है बढ़ जाती है। देखो अगर मान लो रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ जाता है, भाई मान लो हम मान लो भाई 5% है, 6% हो गया। मान लो किसी कमर्शियल बैंक को 100 करोड़ रुपए चाहिए, देखो करोड़ की बात होगी, लाखों में तो होगी नहीं। अब पहले वो मान लो 100 करोड़ रुपए 5% ब्याज देता था, अब उसको 6% जो है रेपो रेट बढ़ जाएगी तो 6%, यानी कि पहले वो 5 करोड़ रुपए देता था, अब उसको 6 करोड़ रुपए दे। अब देखो करोड़ में देख रहे हो 5 से 6 हो गया। क्या ये बड़ा अमाउंट है, नहीं है? हाँ जी है। क्यों नहीं है, बड़ा अमाउंट है या नहीं है? है। तो उसी कंडीशन में देखो अब ये रेपो रेट कौन फिक्स करता है, इस सिचुएशन के हिसाब से फिक्स करी जाती है। मैंने आपको बताया था, अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा होता है, अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ज्यादा चले तो उस केस में रेपो रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर जिस केस में अगर अगर मान के चलो अगर मंदी चले तो उस केस में रेपो रेट जो है थोड़ी सी घट जाएगी, ताकि देखो इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लोगों से पैसा खींचा जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। मंदी के समय RBI लोगों के हाथ में पैसा डालता है, तो जिसके कारण वो जो होता है ब्याज रेट जो होता है वो कम करता है। समझ आ गया? तो जिसके कारण यहाँ पे हमें ये समझ आया कि अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो बैंक भी अपने चार्जेस को आगे बढ़ा देगा, यानी कि अपने बैंक रेट्स बढ़ा देता है, मतलब जो भी है बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि भाई जब उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो भी आगे से ब्याज ज्यादा लेगा। इसी के जैसे जब रेपो रेट को कम किया जाता है तो उसी की जैसे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी रेपो रेट को जो है कम करने की जो कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो ये सब सिचुएशंस आपको जो है आई होप आपको जो है समझ यहाँ पर आ गई होगी। तो रेपो रेट के अंदर बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, इस पे RBI को जो है एक तरह से ब्याज जो है दिया जाता है, और ऋणों पर बढ़ती हुई दरें जो उधार को अधिक महंगा बनाती हैं,
इसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में एक तरह से जो है मदद भी मिलती है। यानी कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि किस तरह से जो है अगर बात करें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और ये कर्ज उन्हें ब्याज दर के साथ चुकाना होता है। यानी कि जो भी आरबीआई मान लो 100 करोड़ रुपए, मान लो कमर्शियल बैंक 100 करोड़ रुपए लेते हैं तो 100 करोड़ तो वापस करेंगे, साथ में इंटरेस्ट के साथ जो है पैसा वापस भी जो है करेंगे। तो जिसमें हम बात करें तो एक तरह से आरबीआई को ही फायदा देखने को मिलता है। यानी कि हम बात करें तो आरबीआई को सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे फायदा देखने को मिलता है और साथ में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो है लिए जाते हैं। इसी के जैसे अब हमारा जो अगला टूल है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में दोस्तों, अच्छा हाँ, पहले आगे बढ़ने से पहले रिवर्स रेपो रेट नहीं, पहले इसके प्रभाव को भी समझ लेते हैं कि रेपो रेट में जो है प्रभाव को थोड़ा समझ लेते हैं। पीपीटी थोड़ी शायद आगे पीछे हो गई। देखिए निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मान लो रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट अगर बढ़ जाए, आप ऐसे सिचुएशन लेके चलो और एक तरफ रेपो रेट घट जाए, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे, एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है यूपीएससी यहीं से बनाएगा। देखो अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो जो निवेशक हैं कम करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लो रेपो रेट बढ़ जाए तो निवेशक क्या करेंगे, वो अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। और अगर रेपो रेट घट जाए तो उसमें निवेशक जो होंगे वो कम निवेश करेंगे, यानी कि कम निवेश करेंगे। राइट, समझ आ गया। जमाकर्ता और उधारकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर देखो रेपो रेट बढ़ जाती है तो जो उधार करता है उसको तो प्रॉफिट होगा, यानी कि उसको तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और रेपो रेट अगर घट जाती है तो उसको एक तरह से हानि हो, क्योंकि हो सकता है पहले ब्याज ज्यादा हो, अब ब्याज कम हो गया हो, लेकिन उसको तो पहले से वो देना पड़ रहा है, तो जिसके कारण इसको जो है हानि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रेपो रेट का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? यहां पर यह है कि अगर बैंक को कम ब्याज दर पर आरबीआई से लोन मिलेगा तो उससे ग्राहकों को भी सस्ते ब्याज दर पर जो है कर्ज यहां पर जो है मिल सकता है। और अर्थात रेपो रेट कम होने पर पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, ये सब जो होंगे कम ब्याज पर देना होगा। तबकि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ये सभी जो है अपने ब्याज दर को अधिक कर देंगे। यानी कि अगर रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं होम लोन आपका, पर्सनल लोन, होम लोन, ठीक है, कार लोन, टू व्हीलर लोन, ये सारे जो लोन्स होते हैं इनमें जो है अगर बात करें तो ये इनके भी रेट जो है बढ़ जाएंगे। और वहीं अगर रेपो रेट को अगर हम कम कर दें तो वहीं पर अगर हम बात करें तो कार लोन, होम लोन, ये सारे रेट जो है एक तरह से अगर हम बोलें तो ये हमारे जो है कम जो हमें देखने को मिलेंगे। राइट, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई राज्य सरकार को उधार देता है, वह दर जिस पर अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियां आरबीआई को उधार देती हैं, वह दर जिस पर आरबीआई कम परिपक्वता के संदर्भ में बैंकों को उधार देता है, वह दर जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। सोचो, आपको ये समझ आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दो में ही कंफ्यूजन होगी आपको। अब सोचो कि वह दर जिस पर आरबीआई कम परिपक्वता के संदर्भ में बैंकों को उधार देता है, वह दर जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों से जो है धन उधार लेता है। तो यहां पर आप समझो, यहां पर धन उधार लेगा तो नहीं, यहां पे तो देगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कुल मिलाकर आपको ये स्टेटमेंट आपकी जो है सही आम में जो है देखने को, जिसके संदर्भ में उधार जो है, यानी कि वह दर जिस पर आरबीआई कम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के संदर्भ में, यानी कि जब शॉर्ट टर्म जब चीजें जब दी जाती हैं तो उसके कंडीशन में बैंकों को जब वो उधार देता है। ठीक है, तो अब समझते हैं, यानी कि हमने सभी डायमेंशंस के कवर कर लिए। अब हम रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा सा समझने की जो कोशिश करते हैं। देखो रिवर्स रेपो रेट को दोस्तों, ये भी इसको इनडायरेक्ट टूल है, और दूसरी बात ये रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है। अगर आपने रेपो रेट समझ लिया तो आपको रिवर्स रेपो रेट समझने में कोई ज्यादा दिक्कत आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। जिस रेट पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंकों के पास जो अतिरिक्त नकदी होती है उसे रिजर्व बैंक के पास जमा करा दिया जाता है। इस पर बैंकों को भी ब्याज मिलता है और शॉर्ट टर्म। अब एक चीज समझना, देखो कभी कभी क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी आ जाती है, एक्सेस मनी आ जाती है, तो रूल्स के हिसाब से उस एक्सेस मनी को वो लोग आरबीआई के अंदर जो है जमा कर देते हैं। तो जब जमा करेंगे तो ऑफकोर्स जब पैसा जब जाएगा किसी और के पास तो ऑफकोर्स कोई भी आदमी चाहेगा कि भाई पैसा मिलना, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उसी कंडीशन में जब ये लोग आरबीआई के अंदर जब सबमिट कर देते हैं, जब पैसा लॉक करते हैं, तो उससे इनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस है।
आपको मैं बता दूं, अगर मान लो रेपो रेट अगर 6% है तो रिवर्स रेपो रेट 5% ही होगी। 1% का अंतर हमें देखने को मिलता है। देखो आरबीआई यहां पर भी चालाकपंती करता है। ये नहीं कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो 100 रुपए का लोन है, आप ऐसे समझो, मतलब 100 रुपए का लोन है, मान लो रेपो रेट 6% है, यानी कि आरबीआई को 6% 6 रुपए ब्याज मिला, लेकिन वो रिवर्स रेपो रेट 5% रखेगा ताकि उसको 5% ही देना पड़े। तो कहीं ना कहीं 6 में से 5 घटाओगे तो 1% जो भी है आरबीआई को अभी भी प्रॉफिट ही हो। माई रूल्स माई बॉडी वाला हिसाब, मतलब माई कंट्री माई रूल्स वाला हिसाब है। तो इसमें हमें एक हास्यास्पद चीज मिलती है कि हमेशा से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, और ये होना भी चाहिए। क्यों? आरबीआई के भी अपने अगर बात करें यूटिलिटीज होते हैं, और उनको भी मैनेज अपने अकाउंट, सैलरी, सबको सारी चीजें देनी पड़ती हैं, जिस वजह से वो रिवर्स रेपो रेट को जो है कम करने के आते हैं। यानी कि हमें यहां पर यह पता चला दोस्तों कि जिस रेट पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और बैंकों के पास जो अतिरिक्त नकदी होती है उसे रिवर्स, ठीक है, रिजर्व बैंक के पास जमा करा दिया जाता है। इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है, और ये भी एक तरह से अगर हम बोले तो ये एक तरह से शॉर्ट टर्म मतलब कि पीरियड के लिए जो है हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसी के जैसे दोस्तों इसका निवेशकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो और रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा हो, अगर निवेशकों पे प्रभाव, जमाकर्ता पे प्रभाव जस्ट अपोजिट पड़ेगा। जिस तरह से हमने आपको रेपो रेट में समझाया था उसी के जैसे जस्ट इसका अपोजिट ही जो हमें देखने को पड़ेगा। और साथ में रेपो रेट का आम आदमी पर क्या प्रभाव जो है हमें असर जो है देखने को मिलेगा। तो एक तरह से आम आदमी को बात करें तो आप समझो कि लोन जो है एक तरह से जो है कुल मिलाकर सस्ते जो है हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अतिरिक्त फंड आ गया है, तो जिससे कि मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आएगा। तो जिसमें हमें यह पता चला कि रेपो रेट से अगर हम बात करें, रिवर्स रेपो रेट से हमें यह पता चलता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन का जो इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा, राइट। फिर इसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट में हमें क्या समझने को हमें जो है देखने को मिलता है। रेपो रेट, ये ठीक है दोस्तों, यहां पर है रेपो रेट और यहां पर है एक तरह से रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई को पैसा जो है उधार, मतलब आरबीआई जो होता है पैसा उधार देता है आरबीआई को, मतलब जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो पैसा उधार देती है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक से धन उधार एक तरह से लेता है, राइट। यह हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। यह रेपो रेट से एक तरह से अगर हम बात करें तो ये एक तरह से कम जो है स्पेशली जो है रहता है। इसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन और धन की कमी को नियंत्रित करने के लिए एक तरह से किया जाता है। यानी कि जो इसका इस्तेमाल है मुद्रास्फीति और धन की डिफिशिएंसी ऑफ फंड्स को नियंत्रित करने के लिए एक तरह से जो है इसको किया जाता है। और इसका इस्तेमाल नकदी प्रवाह यानी कि को मैनेज करने के लिए, यानी कि जब नकदी के प्रवाह में जब चीजें जब देखने को मिलती है तो उसमें जो कमर्शियल बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट को आगे जो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड जो है आरबीआई को कर देते हैं। इसका उपयोग धन की कमी को पूरा करने के लिए जो किया जाता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंध करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जब इसका प्रयोग बेसिकली धन की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है धन की कमी को मैनेज करने के लिए किया जाएगा, वहीं पर इसका जो है अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तरलता को लेकर सबसे बड़ा जो है यहाँ पर काम जो है किया जाता है। रेपो रेट आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में एक तरह से मदद करता है। यानी कि दोनों ही अगर बात करें मुद्रा आपूर्ति, यहाँ पर मुद्रास्फीति हो गया और यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स को समझना। देखो ये तो डेफिनेशंस होगी, अगर हम बात करें ये तो चलो अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन होगी, राइट। इसमें रिवर्स रेपो रेट पे अधिक होता है, ये भी इस पे कम होता है। ये दो पॉइंट्स मतलब बेसिक्स हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं। देखो इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति और धन की कमी को नियंत्रित करने, यहाँ पे एक वर्ड को समझना, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब मुद्रास्फीति हो, धन की कमी हो, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो है यहाँ पर जो है अगर बात करें तो किया जाता है। यहीं पर इसका इस्तेमाल नकदी प्रवाह, इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब देखो रिवर्स रेपो रेट में जब यानी कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस अमाउंट जब आरबीआई के पास रखेगा तो उसको नकदी प्रवाह यानी कि नकदी को यहाँ पर यानी कैश इनफ्लो को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। फिर इसी के जैसे इसका उपयोग धन की कमी यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ फंड्स को पूरा करने के लिए जो है रेपो रेट को यूज किया जाता है। और उसी के जैसे इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि तरलता एक जो एक वर्ड है, ये कीवर्ड है हमारा, ध्यान रखिएगा, इसका का प्रबंध करने के लिए जो यहाँ पर किया जाता है।
फिर उसी के जैसे रेपो रेट आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। यहाँ पर आरबीआई को मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसको जो है रिवर्स रेपो रेट को जो है किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा आपने अगर हम बोलें तो इन कीवर्ड्स को दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से बनाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप अगेन गोल गोल घूम जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस चीज को अगेन दोबारा याद रखें कि इसका जो रेपो रेट का इसका मुद्रास्फीति और धन की कमी में नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, धन की कमी को पूरा करने के लिए इसको किया जाता है, साथ में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसी जैसे इसका इस्तेमाल नकदी प्रवाह को मैनेज करने के लिए, तरलता को मैनेज करने के लिए और साथ में मुद्रा आपूर्ति को एक तरह से मैनेज करने के लिए जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें जो है किया जाता है। तो ये बेस देखो, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर्स आप पढ़ोगे तो रेपो रेट ये रिवर्स रेपो रेट बता देंगे, लेकिन जो डिफरेंस और किस चीज को क्या मैनेज किया जाता है इस चीज के बारे में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन जो है हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये काफी ज्यादा डिटेल में बताया, जो आपको बेसिकली काफी सारी वेबसाइट्स या फिर काफी सारे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो आपको जो है नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में यही सबसे ज्यादा जो हमें एक्सट्रीम जो डिफरेंशिएट है वो हमें जो देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के डिस्कशन की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने अगर बात करें तो रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यानी कि अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में बैंक रेट, एमएफ, बेस रेट, एमसीए, एमसीएलआर, ओएमओ, एमईएस और लैफ को समझेंगे। तो हमारे जो कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो ये हमारे टूल्स जो एक तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने सिस्टमैटिक वे में, जो सीक्वेंस को आगे जो हम बढ़ाते बढ़ाते इकोनॉमी को जो बहुत अच्छे से जो कंप्लीट करने की जो कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।